बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। IS 33 अर्निंग पर शेयर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डाइल्यूशन से रेलिवेंट थोड़ी सी डिस्कशन की थी और डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन को देखा। उसमें एग्जांपल नंबर 16 हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। एग्जाम्पल नंबर 16 बिल्कुल बेसिक सी एग्जाम्पल थी जो आपको ये बता रही थी कि डाइल्यूशन होती किस टाइम पर है। अब अगर उसके लिए एक तो कन्वर्टेबल जितने भी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स थे, बॉन्ड्स थे, शेयर ऑप्शन और वारंट्स, आज हम लोगों ने ना इन तमाम को इंडिविजुअल बेसिस पर जाकर देखना है कि हमने इनकी कन्वर्जन कैसे करनी है। साथ में हमने ये देखना है कि क्या तमाम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह प्रेफरेंस शेयर्स ही डाइल्यूट होंगे या ये एंटी डाइल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो एंटी डाइल्यूशन बेसिकली डाइल्यूशन का रिवर्सल होता है। एंटी डाइल्यूशन क्या है? कहते हैं कि नॉट ऑल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स are diluted though and may be anti-dilutive and are disregarded in the calculations of diluted EPS. It means that कि आप लोगों ने ये देखना है कि अगर आपके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और उससे आपको कैमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड मिल रहा है और वो कंफर्म है कि आपको इतना डिविडेंड मिल रहा है, से दैट ₹2 पर शेयर आपको उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है। अब अगर मैं अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो ईपीएस हमने कैलकुलेट किया उनको मैं पे कर रहा हूं ₹1.8 पर शेयर, जबकि आपको प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मिल रहे हैं ₹2 पर शेयर, क्या आप वैल्यूएशन की तरफ आएंगे? क्या मेरे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बनना पसंद करेंगे? इवन के चाहे आपके पास ऑप्शन ही क्यों ना हो, आप मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रेफरेंस शेयर्स होने पर ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो आप लोग मेरे पास वो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स में आप लोग अकाउंट फॉर नहीं होंगे जब आप लोग एंटी डाइल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। तो जब मैंने अपनी कंपनी का डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना होगा ना, तो फिर मैं आपके नंबर ऑफ शेयर्स को या अर्निंग्स के इफेक्ट्स को अकाउंट फॉर नहीं करूंगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? अच्छा, अब देखिएगा, एंटी डाइल्यूशन इज एन इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। देखो डाइल्यूशन क्या होती है कि एक तो आप ईपीएस बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आपको पता है कि अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो डाइल्यूशन की वजह से ईपीएस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और जब एंटी डाइल्यूशन आप करने लगोगे तो ईपीएस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, उसका रिवर्सल होती है ना। तो इसीलिए लिखा गया है इज एन इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर और अ रिडक्शन इन लॉसेस per share resulting from the assumption that convertible instruments are converted, that options or warrants are exercised, or that ordinary shares are issued upon the satisfaction of specified conditions। तो डाइल्यूशन के लिए भी बिल्कुल ऐसी ही डेफिनेशन थी। स्टार्ट वाली पॉइंट में यहां पर थोड़ी सी उसमें चेंज था। क्या? इज एन डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर एंड इंक्रीज इन लॉस पर शेयर का वर्ड यूज किया गया था, उसके बाद की सारी स्टोरी बिल्कुल सेम थी। तो डाइल्यूशन एंड एंटी डाइल्यूशन एक दूसरे का रिवर्सल है, ये चीज अभी आप लोगों को शो भी हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं? देयर आर नो डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स एट ऑल। द डाइल्यूटेड अगर कहता है कि अगर किसी भी किस्म के कोई भी डाइल्यूटेड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स अगर आपके पास नहीं है तो आपके बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ना आप लोगों ने बेसिक ईपीएस तो अपना कैलकुलेट करना ही है हर हाल में, लेकिन जैसे ही आप देखें कि आपके पास किसी किस्म का कोई डाइल्यूटेड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है तो आपका बेसिक ईपीएस ही आपका डाइल्यूटेड ईपीएस होगा। आपने नेम लिखने के बाद बताना जरूर है कि मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस मेरे बेसिक ईपीएस के इक्वल है, जितनी वैल्यू उसकी हो आपने उतनी ही वैल्यू इसकी बतानी है। ऑलराइट, और रीजन क्या बताओगे? देयर आर नो डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स।
So the diluted EPS is equal to the basic EPS. Got it? अच्छा, इसके लिए अब देखते हैं एक एग्जांपल। ये पॉइंट अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कब डाइल्यूशंस करनी है और कब एंटी डाइल्यूशंस की तरफ जाना है। अब जैसे यहां पर देखें कि आपसे कहा गया एसएल had profit after tax of rupees 200 million if the following shares are in issue since incorporation: 100 million ordinary shares at rupees 10 each, 20 million 8% cumulative preference shares of rupees 20 each. Two preference shares are convertible into one ordinary share on 31st December each year. अच्छा, अब हमसे क्या पूछा गया? कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2022। आपके पास भी जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल इसी तरह से। अब अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका बेसिक ईपीएस क्या होगा, तो क्या आप लोग मुझे बेसिक ईपीएस की वैल्यू बता सकते हैं? करें, कैलकुलेट करें बेसिक ईपीएस। और कैसे आएगा आपके पास बेसिक ईपीएस? ये हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कितना? 200। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो ये एडजस्ट होगा अगेंस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि हमारे पास कैमुलेटिव है। तो मतलब हर हाल में मैंने इनको एडजस्ट करना है। तो आपने ये देखना है कि इसका डिविडेंड बनेगा कितना। अब 20 का 8 मिलियन नहीं लेना, 20 मिलियन तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं। आपने लेना होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे आएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 8%। तो ये टोटल वैल्यू डिविडेंड की आपके पास कितनी बनेगी? 32। तो आपने इसमें से लेस कर देना है 32 डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स। तो आपके पास सिंस इनकॉर्पोरेशन 100 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर चले आ रहे हैं और इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, तो आपको नहीं जरूरत क्या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करें। और इन केस अगर मेरे पास कोई बोनस इशू आ जाता, राइट इशू, शेयर स्प्लिट वगैरह, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करता। मैं अपने पास जाकर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करता और वो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 100। तो यहां से देखें मेरे पास बेसिक ईपीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.68। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखो ये जो चीज थी ना, इसका डिविडेंड सिर्फ हम लोगों ने अकाउंट फॉर किया। इसका बेसिक ईपीएस से प्रेफरेंस शेयर्स का, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, अगर एंड वाली बात ना लिखी हुई होती, ये टू प्रेफरेंस शेयर्स आर दिस 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 दिस, अगर ये बात मेंशन ना होती तो मेरा बेसिक ईपीएस मेरे डाइल्यूटेड ईपीएस के इक्वल हो जाता, क्योंकि मेरे पास कोई पोटेंशियल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद नहीं थे। लेकिन जैसे ही उसने ये बात कही ना कि भाई इन 2025, हालांकि मैं कौन सी ईयर में मौजूद हूं? 22। तो इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि ये कन्वर्ट कब होंगे, लेकिन होंगे तो सही ना। कहते हैं जब ये कन्वर्ट होंगे तब सिचुएशंस क्या होगी? तब आपने एज्यूम करना है कि जैसे अब ये हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स बनने वाले हैं। तो आप यहां पर देखें, आपके पास अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कितनी है? 168। अब अगर 168 ले रहे हो और बाद में आपके ये प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए, तो क्या आप उनको 32 का डिविडेंड दोगे? तो क्या आपके पास अर्निंग्स 168 होगी जो आपने डिवाइड करनी होगी? तो फिर आपके पास अर्निंग्स कितनी हो जाएगी? मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 200 लिख लेता ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं थी। और अगर मैं 168 से इसका स्टार्ट करता हूं तो मैं ये प्रेफरेंस डिविडेंड को ऐड बैक कर लूंगा। गॉट इट? क्योंकि बाद में मुझे ये देने की जरूरत नहीं है। फिर आपने इसको डिवाइड करना है। अब ये मैं डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन कर रहा हूं। अच्छा, फिर आपने ना जाकर इसको डिवाइड करना है अपने नंबर ऑफ शेयर्स। और वो कैसे आएंगे? लेकिन उनको फाइंड करने से पहले, डाइल्यूटेड ईपीएस को फाइंड करने से पहले
आपने इनसे ये पूछना है कि क्या ये डाइल्यूशन की तरफ जाना पसंद भी करेंगे। मेरी बात समझ आई क्या? क्या आपने इनसे ये देखना है कि क्या ये डाइल्यूशन की तरफ जाना पसंद करेंगे। डाइल्यूशन या एंटी डाइल्यूशन चेक करने के लिए आपने फाइंड करना होता है इंक्रीमेंटल ईपीएस। क्या? इंक्रीमेंटल ईपीएस। सबसे पहला काम आप इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड करेंगे, उसके बाद ये जाके फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इंक्रीमेंटल मतलब इजाफी। इन अगर आप लोगों ने इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड करना है, मुझे ये बताए ईपीएस फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एम आई राइट? अब जब मैंने आपसे कहा कि इंक्रीमेंटल ईपीएस, तो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स divided by incremental number of shares. Got it? Incremental earnings divided by incremental number of shares. अब आप लोग यहां पर देखें कि भाई इंक्रीमेंटल अर्निंग्स कितनी है। देखिए वैसे अर्निंग्स कितनी थी? 160 अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। वैसी अर्निंग्स कितनी थी? अगर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाएं तो इंक्रीमेंटल इजाफी अर्निंग मुझे कितनी हो जाएगी? 32। ये है इंक्रीमेंटल अर्निंग 32। और जब ये कन्वर्ट हो गए, मेरे ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स में कितने शेयर्स का इजाफा होगा? देखें 100 तो ऑलरेडी मौजूद थे ना, लेकिन अब यहां से देखने मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं। और क्या कहा गया? 2 प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप हमें देंगे तो हम आपको एक ऑर्डिनरी शेयर देंगे। अगर आप 2 प्रेफरेंस शेयर देंगे तो हम आपको एक ऑर्डिनरी शेयर देंगे। तो अगर मैं 20 मिलियन प्रेफरेंस शेयर लेकर जाऊं तो मैं ऑर्डिनरी शेयर कितने लेकर आऊंगा? 10 मिलियन। तो यहां पर डिवाइडेड बाय 10, तो इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना बन रहा है? ऑलराइट। अच्छा अब जरा गौर करो। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले सोच रहे हैं कि भाई हमें 3.2 पर शेयर तो वैसे ही मिल रहा है। अगर हमें 3.2 रुपीज पर शेयर तो वैसे ही मिल रहा है जब हम लोग प्रेफरेंस में मौजूद हैं, और ऑर्डिनरी वालों को मिल रहा है 168, तो क्या मेरे वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बनेंगे? मतलब आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है और वहां से आपको 3.2 रुपीज मिल रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा वो इन्वेस्टमेंट छोड़ दो और आओ मैं तुम्हें 1.68 रुपीज देता हूं, आओगे? एंटी डाइल्यूशन। अब आपको डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? और अगर आप लोग यहां पे सपोज कैलकुलेट कर लेते हो तो आपने यहां पे क्या लिखना है? 100 प्लस 10। अच्छा ये जरा कैलकुलेट करना। 1.818 तो 82। ऑलराइट। अच्छा अब देखो, मैंने कहा कि ये एंटी डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन क्या थी? रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर। और एंटी डाइल्यूशन क्या है? इंक्रीज इन अर्निंग्स पर शेयर। अब आपको ये वाली बात समझ आ गई तो कि अगर एंटी डाइल्यूशन हो रहा होगा ना और आप उसको अकाउंट फॉर कर दोगे तो आपके बेसिक ईपीएस से ज्यादा हो जाएगा, तो समझ लेना कि एंटी डाइल्यूशन है। अदरवाइज दूसरा मेथड, भाई आप यहां से देखो इंक्रीमेंटल ईपीएस को देखो। अगर आप लोगों का इंक्रीमेंटल ईपीएस ग्रेटर है आपके बेसिक ईपीएस से, एंटी डाइल्यूशन। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर देखो, जब एंटी डाइल्यूशन थी तो मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस फिर क्या रहेगा? सेम एज बेसिक ईपीएस। जब मेरे पास किसी भी किस्म के कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं होंगे, शेयर्स नहीं होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू डाइल्यूटेड। गॉट इट? तो आपको ना 1.82 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने कन्वर्ट होने से भी इनकार कर दिया था तो आपको ये नहीं करना,
आपने सिंपली बता देना है बेसिक इज इक्वल टू डाइल्यूटेड ईपीएस। गॉट इट? ये थी एंटी डाइल्यूशन। क्या सब बच्चों को समझ आ गई? अब यही काम इसने यहाँ पर ये देखें ये किया होगा। इस एग्जाम्पल को एक मतलब फिर से पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटेशन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इससे पहले देखें ना, ये एग्जाम्पल नंबर कौन सी की हम लोगों ने? इससे पहले हमने की थी एग्जाम्पल नंबर 16। अगर आप गौर करें ना तो 16 और 17 का डाटा एक जैसा ही है बिल्कुल। सिर्फ फर्क किस चीज का है कि यहां पर था वन प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू टू ऑर्डिनरी शेयर्स, और यहां पर क्या है? टू प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू। तो देखो, जब ऊपर वाली सिचुएशन थी तो वो खुशी खुशी राजी हो गए कि भाई हम कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, लेकिन जब ये वाली सिचुएशन आई तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं चलेंगे। क्यों? यहां पर उनका इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना है, जबकि यहां पर इनका इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना था? भाई इससे पहले इनको 0.8 मिल रहा था। मैंने उन्हें कहा कि आओ मैं तुम्हें 1.68 देता हूं, खुशी खुशी दौड़ते चले आए। और जब मैंने इनको अकाउंट फॉर कर लिया तो मेरे ईपीएस की वैल्यू 1.43 हो गई थी। तो देखो, बेसिक ईपीएस रिड्यूस हो गया था। तो डाइल्यूशन में आपके पास रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर होती है, जबकि एंटी डाइल्यूशन में आपके पास इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर है। गॉट इट? लॉस का इसके उलट कर देना फिर जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। कहती हैं व्हेन देयर आर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, डाइल्यूटेड ईपीएस इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे? सबसे पहले तो अर्निंग। भाई आपने अर्निंग्स को एडजस्ट करना है, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड। अब अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको फ्यूचर में ये डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग अगर अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के ऊपर बैठे हुए हैं तो आपने वो डिविडेंड ऐड कर देना। इसी तरह अगर आपके पास किसी किस्म के कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं तो उन बॉन्ड्स के ऊपर ना आप लोग इंटरेस्ट पे किया करते हैं। ये बात समझ आई? अच्छा, डिविडेंड वाला काम ना बड़ा इजी सा है, लेकिन बॉन्ड्स वाला काम भी है तो इजी। लेकिन बात ये है कि जो बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट आता है ना, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसको जाके हिट कर रहा होता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज हो जाता है। अब जैसे ही आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज किया आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। एम आई राइट? लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि फ्यूचर में ये बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में, क्या आप किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट दोगे? जब इंटरेस्ट नहीं दोगे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट अमाउंट के साथ इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्या टैक्स ज्यादा नहीं पे करना पड़ेगा? जो आप लोग प्रॉफिट लेते थे वो लेते थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जब आपने इंटरेस्ट चार्ज किया आपका प्रॉफिट कम आया तो टैक्स भी तो कम गया होगा। जब आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स भी तो ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो आपने टैक्स के इफेक्ट को भी जरूर देखना है। मींस दैट कि अगर आपके इंटरेस्ट में सेविंग हो रही है सपोज के 1 लाख रुपए की, क्या आपको फ्यूचर में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट नहीं देना, तो उसके ऊपर आपका प्रॉफिट भी तो 1 लाख से इंक्रीज होगा। जब प्रॉफिट 1 लाख से इंक्रीज होगा तो उस 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। और सपोज करते हैं कि अगर टैक्स रेट हमारे पास है 20%, तो आपको बेनिफिट तो 80 का हुआ। आपने एड बैक 100 नहीं कर, जितना इन टोटल आपको बेनिफिट हो रहा है उसके ऊपर आपने टैक्स अमाउंट लेस कर देनी है, और जो नेट अमाउंट आपके पास बचे आपने वो वाली अमाउंट जाके ऐड कर। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अब देखिए यहां पर ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। कहते हैं had the convertible instruments been converted into ordinary shares, the entity would not have to pay the, or therefore earnings are adjusted। कहते हैं if convertible preference shares simply add back the preference dividend for the year, but for convertible bonds add back
द इंटरेस्ट चार्जेस ऑन द बॉन्ड फॉर द ईयर नेट ऑफ टैक्स। मतलब आपने देखना है सबसे पहले कि इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बन रही है, उसमें से टैक्स अगर सपोज 20% है तो जितनी इंटरेस्ट की अमाउंट बन रही है आपने उसका 80% लेना है। अगर टैक्स की अमाउंट है तो टैक्स है 25% के मुताबिक, तो जितनी इंटरेस्ट की अमाउंट बन रही है उन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पर आपने उसका 75% ले लेना है। बात क्लियर? ओके। नंबर ऑफ शेयर्स भी इसी तरह से एडजस्ट होंगे कि आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कंप्यूटेड इन द बेसिक ईपीएस। देखो, आप लोगों ने ना जो नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्ट करने है ना, वो अपने वही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आपने उठाने हैं जो आप लोगों ने बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर के तौर पर यूज किए हैं। आपने वो वाले उठाने हैं और उन पर इफेक्ट देखना है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, कोई वारंट्स वगैरह आपके पास हैं, इन किस्म का इफेक्ट अपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पर देखना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पर नहीं देखना। क्लियर? मतलब डिनोमिनेटर में सबसे पहली चीज लिखोगे जो बेसिक ईपीएस का डिनोमिनेटर था। ओके हो गई बात? नेक्स्ट देखो, आर इंक्रीज्ड। अब हमेशा इसने इंक्रीज ही होना है by adding the number of new shares that would have been issued if all the potential ordinary shares were converted into ordinary shares। फिर देखो, IAS 33 provides for use of most dilutive options when multiple conversion options are। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और स्टैंडर्ड ने ही हमें बता दिया। स्टैंडर्ड ने क्या कहा? स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई अभी तक जो आप लोग वर्किंग कर रहे हो वो तो है सिंगल सिंगल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। आप उस एक को देखते हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। कभी वो प्रेफरेंस शेयर आपके पास बन जाते हैं, कभी वो बॉन्ड्स बन जाते हैं, लेकिन ऑप्शन तो पूरे क्वेश्चन में एक एक है। एक एक है तो आप सिर्फ ये चेक कर लेते हो कि कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। कहते हैं कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हो। क्या आपके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, आपके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी हैं, आपके पास वो जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम के मुताबिक वारंट्स वगैरह मौजूद थे शेयर स्कीम, आपके पास वो भी कन्वर्टेबल मौजूद। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कहा गया कि आपने तमाम को एट अ टाइम डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में ना लेकर आ जाए। हर किसी को एट अ टाइम डाइल्यूटेड ईपीएस में नहीं लेकर आना। आपने ना स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव होना उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना। मतलब जो सबसे ज्यादा हकदार होना आपने उसको सबसे पहले उसका हिस्सा देना है, उसको सबसे पहले अपना ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बनाना है। और जब वो बन जाए फिर आपने दूसरे की तरफ जाना है जो उससे कम डाइल्यूटिव हो, फिर उससे कम, इस तरह का आपने देखना है। मतलब ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन सबसे पहले चेक करो। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने के बाद आपने करनी होगी एक छोटी सी वर्किंग। उस वर्किंग में जाकर ना आपने ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन को चेक करना है। और ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन का पता कहां से चलेगा? इंक्रीमेंटल ईपीएस से। ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन का पता कहां से चलेगा? इंक्रीमेंटल ईपीएस। आपने अपने तमाम ऑप्शंस का इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड कर लेना है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है उनका भी इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड कर लो। अगर किसी किस्म के वारंट्स शेयर ऑप्शंस वगैरह हैं उनका इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड कर लो। अगर किसी किस्म के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं उनका भी इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड कर लो। गॉट इट? जिसके इंक्रीमेंटल ईपीएस की वैल्यू कम हो आपने उसको सबसे पहले डाइल्यूशन के लिए लेकर जाना है। क्या? जिसके इंक्रीमेंटल ईपीएस की वैल्यू कम हो, सबसे कम, उसको नंबर 1 देना है कि सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट करोगे डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन। डन। फिर उससे ग्रेटर वाले को सेकंड नंबर, उससे ग्रेटर वाले को थर्ड नंबर। बात क्लियर? अच्छा, अब देखें यहां पर
कहते हैं एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स आर इंक्लूडेड इन कंपुटेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर सच पीरियड दे रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। मींस दैट क्या ये जरूरी है कि जो आप लोगों के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वगैरह हैं वो 1 जनवरी को ही कन्वर्ट हों, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही कन्वर्ट हों? क्या ये जरूरी है? नहीं है, वो किसी भी टाइम पर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आपको वो डेट बता देगा। तो आपने एक तो ये देखना है कि भाई ये प्रेफरेंस शेयर अगर ओरिजिनली इतने हैं, आफ्टर कन्वर्जन ये कितने ऑर्डिनरी शेयर्स बनेंगे। एक तो आपने ये चीज देखनी है। दूसरी बात, आउटस्टैंडिंग टाइम पीरियड भी देखना है। जैसे हम लोग क्या करते थे वेटेड एवरेज फाइंड करने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय टाइम फ्रैक्शन, वो टाइम फ्रैक्शन भी देखनी है आपने। मतलब अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड 31 दिसंबर है, अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं सपोज कि 1 अप्रैल को, तो मैंने उनको पूरे साल के लिए नहीं उठा देगा। मैं जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स कन्वर्ट हो रहे होंगे ना, उनको मल्टीप्लाई करूंगा 9/12। ओके, 3/12 नहीं। आपने ये देखना है कि आफ्टर कन्वर्जन वो उस साल कितने अरसे के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो उस साल तो वो 9 मंथ्स के लिए है ना, तो 9/12। अगर वो 30 जून को कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जितने भी ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे मल्टीप्लाइड बाय 6/12। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? वेटेड एवरेज फैक्टर अप्लाई करना है न्यू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पर अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन। तो जरूरी नहीं है कि तमाम जितने भी कन्वर्टेबल आपके पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड ही कन्वर्ट हों, वो मिड ऑफ द पीरियड भी हो सकते हैं। तो आपने आउटस्टैंडिंग पीरियड देखना है कि वो हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स कितने अरसे के लिए हैं, तो उतना टाइम फ्रैक्शन लगा देना उसके साथ। एग्जाम्पल नंबर 18 सॉल्व करें जरा। एग्जाम्पल नंबर 18, GL has 12 million ordinary shares and 4 million 5% convertible bonds in issue at 31st December 2002. There have been no new issuance of shares or bonds for several years. तो बड़ी अच्छी बात है। टोटल अर्निंग कितनी है फॉर द ईयर? डिवाइडेड बाय 12 million is equal to 3 रुपीज पर शेयर बेसिक ईपीएस बन गया। ओके, अच्छा अब बताओ क्या बेसिक को कैलकुलेट करना कोई मसला है? अच्छा अब आ जाते हैं कि क्या डाइल्यूशन की तरफ जाएं या ना जाएं, पहले ये भी चेक करना है। और अगर जाएं तो डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होगा? अब क्या कहता है कि भाई आपके पास ना ये चीज, अच्छा मैंने 36 मिलियन को तो एडजस्ट ही नहीं किया, करना था ना। 36 मिलियन को तो मैंने यहां पे एडजस्ट ही नहीं किया। क्या इसको एडजस्ट करना था ना? नहीं करना था। क्यों? क्योंकि मेरे पास बॉन्ड्स हैं और बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट है जो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो इसको किसी किस्म का लेस करने की जरूरत है नहीं। अगर ये प्रेफरेंस डिविडेंड होते हैं ना, तो फिर मैं 5% इनका प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करता। राइट? तो आपने ना जरा अपनी आंखें और दिमाग दोनों खोल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहां पर देखें भाई, मैं इनको कितना इंटरेस्ट पे करता हूं। अब ये जो मेरे पास मौजूद है ना अमाउंट है, आपने सिंपली इसका 5% ले लेना था, और इसका 5% आपके पास बन रहा है 200,000। अब अर्निंग्स भी देखनी है और साथ में आप लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स भी देखने हैं। अब अर्निंग्स 200,000, मुझे इनको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन मुझे जो बेनिफिट हो रहा है ना वो 200,000 का नहीं हो रहा। अगर मैं 200,000 अपनी मतलब एक्सपेंसेस को कम रिकॉर्ड करूंगा, मेरा प्रॉफिट 200 से बढ़ जाएगा,
तो टैक्स भी तो 200 पे पे करना पड़ेगा। और टैक्स रेट मेरे पास कितना चल रहा है, तो मुझे जो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स होनी है ना, वो 200,000 का 70% इज इक्वल टू 140,000। इंक्रीमेंटल अर्निंग्स 140,000 की है। आई होप क्या आपको ये वाली बात समझ आ गई। अब मैंने देखने इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब टोटल कितनी अमाउंट के मेरे पास बॉन्ड्स मौजूद हैं, और क्या कहा गया, bonds are convertible into ordinary shares in 2003 or 2004 at the following rates। अब ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि भाई अगर आप चाहें तो 2003 में कन्वर्ट करवा लें, और अगर चाहें तो 2004 में भी आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 2003 में कन्वर्जन की तरफ आएंगे तो हम आपको 100 रुपए के अंदर 30 शेयर्स देंगे, 30 ऑर्डिनरी शेयर्स देंगे। 100 रुपए के 30 ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप हमसे इस साल 2003 का अब अगर कन्वर्ट नहीं कराएंगे तो हमसे इंटरेस्ट तो फिर लेंगे ना वो। तो जब 2000 और अगर कन्वर्ट करवा लिए तो क्या इंटरेस्ट लेंगे फिर, तो हमें वो बेनिफिट हो जाना था। लेकिन हमने कहा कि अगर 2003 में आप लोग ना आए और आप कन्वर्ट करवाओगे 2004, तब हमारा सेम रेट नहीं रहेगा। तब हम आपको 100 रुपए में 25 शेयर देंगे। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए कैलकुलेशन करनी है, नहीं, आपने पहले को ही देखना है, फर्स्ट वन, और आपने जाकर इससे कन्वर्जन देखनी है। अब किस तरह से देखनी है, 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, 30/100, 4 मिलियन को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास बन जाएगी 1.2 मिलियन। ऑलराइट, यहां पर 1.2 मिलियन मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर्स में इंक्रीज आएगा, इंक्रीमेंटल शेयर 1.2 मिलियन। लेकिन कब, 31 दिसंबर 2003 में। ये बात क्लियर। अच्छा, अब देखें 140 डिवाइडेड बाय 1.2 मिलियन, इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या आएगी, 0.11, जबकि बेसिक ईपीएस कितना था। हाँ जी बताएं, कन्वर्जन की तरफ जाओगे। तो जब आप लोगों को पता है कि भाई 2003 में ही कन्वर्जन की तरफ चले जाओ, तो क्या 2004 चेक करने की जरूरत है, नहीं। अगर 2003 में इनकार हो जाता कि सपोज इसका इंक्रीमेंटल ईपीएस आ जाता 3 पॉइंट समथिंग, ओके, और ये एंटी डाइल्यूशन की तरफ चले जाते, तो फिर 2004 को जाके चेक करता कि क्या ये 2004 में कन्वर्ट होंगे। लेकिन जब 2003 में ही ये डाइल्यूशन की तरफ जा रही हैं, तो 4 को देखने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर, किसी को डाउट। नेक्स्ट देखें। अब ये जब आप आएंगे, आपकी अर्निंग्स में 140 का इंक्रीज आ जाएगा, और आपके ऑर्डिनरी शेयर्स में 1.2 मिलियन का इंक्रीज। क्लियर हो गई बात। और आपका डाइल्यूटेड ईपीएस होगा 2.74। एनी प्रॉब्लम। चल अब जल्दी से मुझे एग्जांपल नंबर 19 सॉल्व करके दें। शाबाश, जल्दी करें, एग्जांपल नंबर 19। जरा स्पीड स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा, ये बिल्कुल एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट है, अगर आप इनको साथ साथ करते रहेंगे ना अच्छे तरीके से, तो फिर आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल सॉल्व करना मसला नहीं होगा। आपसे इजीली कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके पास 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 1 जनवरी 2005 को। देयर हैज बीन नो न्यू इशू ऑफ शेयर्स फॉर सेवरल ईयर्स, तो मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी यही रहेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। फिर कहते हैं एस एल इशूड ₹2 मिलियन 6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑन 1 अप्रैल 2005। हम लोग अर्निंग कब कर रहे हैं, हम लोग ईपीएस की कैलकुलेशन कब कर रहे हैं, फॉर द ईयर 2005। फिर देखें
कहते हैं ये जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है ना, ये कन्वर्टेबल है इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स एट द फॉलोइंग रेट्स। कहते हैं 31 मार्च 2008 को अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 25 शेयर्स फॉर एवरी ₹100। और अगर 31 मार्च 2009 के लिए जाएंगे तो फिर 20 शेयर्स फॉर ₹100। In the financial year to 31st December, total earnings attributable to ordinary shareholder। अब यहां पर देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बताया उसने, और वो हमारे पास कितनी है, दिस टैक्स कितना है, हाउएवर प्रेफरेंस। अच्छा आगे देखो, जब ये टैक्स की बात आ गई, क्या आपके पास कोई बॉन्ड वगैरह मौजूद है? तो फिर जब बॉन्ड नहीं है और प्रेफरेंस डिविडेंड आपने पे करना है तो ये टैक्स की इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करता है। अब आपने सिंपली क्या करना है, जब बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है तब तो 40.87 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियन, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4.087 को इन्होंने 09 कर दिया। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट हो गया। लेकिन जब जाएंगे ना डाइल्यूटेड ईपीएस की तरफ, तो अब आप लोग देखें सबसे पहले अर्निंग में इंक्रीज कितना आएगा। अर्निंग में इंक्रीज की अगर हम लोग बात करें तो फिर 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6%, 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6%, क्या वैल्यू आपके पास आ रही है, वन, क्या, 120, 120। जो पूरे साल का आप डिविडेंड दे रहे हो ना, वो 120,000 दे रहे हो। ऑलराइट, और इन्होंने कन्वर्ट होना है, और हमारा अकाउंटिंग एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, और इन्होंने कन्वर्ट होना है 31 मार्च को। 3 मंथ्स का डिविडेंड दोगे, आपको जो सेविंग हो रही है ना, आपकी इनकम में जो इंक्रीज आएगा ना फॉर द ईयर, वो 120,000 का नहीं होगा। इसके ऊपर भी आप लोगों ने टाइम फ्रैक्शन लगाना है। 126% तो पूरे साल का है, और कन्वर्ट होंगे 31 मार्च 2008 को या 31 मार्च 2009 को, तो भाई 3 मंथ्स का तो डिविडेंड हर हाल में देना पड़ेगा। अगले 9 मंथ्स का डिविडेंड सेव हो रहा है ना, तो सेविंग आपको 120 की नहीं हो रही, आपको सेविंग कितने की होगी, 90,000। आपकी इंक्रीमेंटल अर्निंग्स कितनी आएगी, 90,000। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो यहाँ पे 120 नहीं करना था, पूरे साल के लिए 120 का डिविडेंड है। और हमारा ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी को, एंड कब हो रहा है, कन्वर्जन कब हो रही है, 31 मार्च को। तो अगर मैं आपका प्रेफरेंस डिविडेंड हूं और मैं कन्वर्ट करवा लेता हूं खुद को, तो आप मुझे क्या बिल्कुल ही डिविडेंड नहीं देंगे? जब फर्स्ट 3 मंथ्स का डिविडेंड देंगे, जैसे हम लोग लोन ले लेते हैं बैंक से और उनको जाके पे करते हैं, 31 मार्च को जाके मैंने उनको पे कर दिया, और मैंने उनसे कहा कि देखो पूरा साल तो मैंने यूज नहीं किया, क्या उनको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ना दूं, क्योंकि मैंने पूरा साल यूज नहीं किया? बताओ क्या करना चाहिए? दे तो दो ना डिविडेंड, 3 मंथ्स का तो दो ना उनको, तो कंपनी को बचत 120 की तो नहीं होगी ना। जो एक्स्ट्रा 9 मंथ्स है वो 9 मंथ्स का डिविडेंड नहीं पे करना पड़ेगा अगर कन्वर्जन की तरफ चले गए। तो जो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स होगी ना, वो जस्ट 90,000 की हो रही है। 30,000 मैं उनको फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए पे करूंगा डिविडेंड, क्योंकि उस टाइम पे वो मेरे प्रेफरेंस डिविडेंड थे, मेरे ऑर्डिनरी नहीं थे वो। किसी भी साल में हो जाए, कन्वर्जन उनका ऑप्शन ही उनके बाद 2008 में, उससे पहले तो है ही नहीं ना। जब कन्वर्ट होंगे फिर डिविडेंड नहीं होगा। हाँ, कन्वर्जन के बाद डिविडेंड नहीं होगा। हाँ पार्टली हो सकते हैं कि कुछ वो प्रेफरेंस में रहे कुछ, लेकिन अभी तो हमें नहीं पता ना, अभी तो फ्यूचर की बात है, अभी तो सारी प्रिडिक्शन चल रही है कि उनके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर वो कन्वर्ट, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर वो कन्वर्ट हो गए तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। हाँ वो तो फिर बाद का मसला है कि वो कन्वर्ट होते हैं या नहीं होते।
और भाई क्यों नहीं होंगे कन्वर्ट? अगर उन्हें पता हो कि ऑर्डिनरी से उन्हें सपोज 5 रुपए मिल रहे हैं और प्रेफरेंस से उनको 3 रुपए मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं होंगे कन्वर्ट? इजीली होंगे, सुकून से, खुशी खुशी होंगे। हमने फिर ये देखना है भाई हमें बेनिफिट किस चीज का मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे बेनिफिट उस साल 120,000 का मिलेगा। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि भाई मैंने उनको 3 मंथ का डिविडेंड तो पे करना है ना। तो 30,000 तो उनको पे करूंगा। मुझे जो उस साल इनकम में इंक्रीज मिलेगा ना, वो जस्ट 90,000 का जाके मिलेगा। यही बात तो स्टैंडर्ड ने आप बताई थी स्टार्ट में, कि भाई आपने वेटेड एवरेज फाइंड करने के लिए वो टाइम फ्रैक्शन लगाना है। तो वो टाइम फ्रैक्शन इनकम के साथ भी तो लगेगा ना। क्लियर? अच्छा फिर देखो, अब अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो कितने थे टोटल? 2 मिलियन। 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। हाँ जी, 20 × 5 = 100,000। ऐसे ही बन रहा है ना? 50 500,000। अब ये टोटल जो ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे ना, वो 500,000 के बनेंगे। लेकिन कब? 31 मार्च 2008। तो पूरा साल के लिए इनको वेटेड एवरेज फैक्टर, तो वेटेड एवरेज फैक्टर इसके ऊपर कितना आएगा? 9/, जो इनकम के ऊपर लगाया था 9/12। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन जाएंगे? इंक्रीमेंटल अर्निंग 90 की, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर 375,000। जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया, तो इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना बन गया? 0.24, जबकि हमारा बेसिक ईपीएस क्या आ रहा था? 4 पॉइंट समथिंग। डायल्यूशन की तरफ जाएंगे तो फिर आपको 2009 चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही डायल्यूशन की तरफ लेकर जाओगे, इनका आपके पास इनकम अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर 40,870,000 प्लस 90,000, और इसी तरह से 10 मिलियन प्लस 375,000, ये आएगी वैल्यू। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? समझ आ गई है बात? नेक्स्ट हमारे पास आए शेयर ऑप्शंस और वारंट। शेयर ऑप्शंस issued by an entity are also potential ordinary share। मतलब अब तो जब भी ये शेयर ऑप्शन की बात आ जाए ना क्वेश्चन में, तो आपने समझ लेना है ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स है। मींस दैट कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, एंड exercise of such options will bring some resources to the बिजनेस। मतलब ये जो शेयर ऑप्शन होता है ना या वारंट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, ये फॉर नो कंसिडरेशन नहीं होते। इनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव हो रही है। अमाउंट रिसीव हो रही है तो लाजमी बात है रिसोर्सेज में इंक्रीज, तो इनकम में भी इंक्रीज आए। क्लियर? अच्छा फिर देखें, विच में नॉट डाइल्यूट द अर्निंग्स। और जब रिसोर्सेज में इंक्रीज आ रहा है ना, तो जितना रिसोर्सेज में इंक्रीज है वो उतना हमारी अर्निंग्स को डाइल्यूट नहीं करेगा। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स अगर इंक्रीज हो रहे होंगे तो इनकम में भी, अर्निंग्स में भी उतना ही इंक्रीज आपको शो होगा। फिर हाउएवर इफ द ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस इज less than average market price of the period, the option is in the money. The option holder will get extra shares for which entities resources will not be increased। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लोगों के पास राइट शेयर्स आए थे। ये वारंट या आपके पास शेयर ऑप्शन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या थे आपके पास कि कुछ ना कुछ आपको अमाउंट मिल रही होती थी उनके अगेंस्ट।
लेकिन मार्केट प्राइस के इक्वल नहीं होते थे, तो उसमें कुछ ना कुछ बोनस का एलिमेंट भी चला जाता था। तो हम लोग कंसीडर करते थे कुछ शेयर्स को ऐसे, जैसे वो इश्यूएंस ऑफ शेयर एट फुल मार्केट प्राइस है और रिमेनिंग बोनस का एलिमेंट होता था। यही वजह थी कि एडजस्टमेंट फैक्टर अप्लाई होता था। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारा शेयर अगर मार्केट के अंदर सपोज सेल हो रहा है 20 रुपए के अंदर, ऑप्शंस और जो हम लोग दे रहे हैं वो हम 15 रुपए में दे रहे हैं, तो 15 रुपए के हिसाब से तो हमें रिसोर्सेज मिलेंगे, हम कुछ ना कुछ नंबर ऑफ शेयर्स इशू भी करेंगे, लेकिन मार्केट प्राइस से तो कम है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स भी हम लोग इशू कर रहे हैं। तो अब हमने देख रहे हैं जिन नंबर ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट हम अमाउंट रिसीव कर लेते हैं ना, उनका डाइल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। डाइल्यूशन से ताल्लुक उनका होता है जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उन्होंने हमारे ईपीएस को डाइल्यूट करना है, मतलब कम करना है। तो आपने ये देखना होगा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस एलिमेंट कितना दे रहे हैं, फ्री में शेयर्स कितने दे रहे हैं। ऑलराइट, अच्छा अब देखो, these extra or free shares are treated as dilutive because they will not contribute towards earnings, but number of shares will be increased. अब देखें, फ्री शेयर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला उसने बता दिया कि आपने ऐसे ऑप्शंस में फ्री शेयर्स जो आप लोग इश्यू किए वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए कहता है सबसे पहले देखो कि नंबर ऑफ ऑप्शंस इन इशू कितने हैं, इन टोटल आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, शेयर ऑप्शंस कितना है। ऑलराइट, इसको मल्टीप्लाई करना है, आगे फ्रैक्शन ऑन कर लीजिएगा और देख रहे हैं आपने मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड कितनी है माइनस एक्सरसाइज प्राइस, आपने वो ऑप्शंस कितने का दिया, डिवाइडेड बाय एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, तो ये जो आंसर आएगा ना वो फ्री नंबर ऑफ शेयर्स होंगे जो आपकी ईपीएस को डाइल्यूट करेंगे। कुछ इस तरह से कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस विल बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग दीज फ्री शेयर्स इन वेटेड एवरी नंबर ऑफ शेयर्स यूज्ड इन द बेसिक ईपीएस कैलकुलेशन। हाउएवर दीज विल नॉट इम्पैक्ट, हमेशा याद रखिएगा कि देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड आए ना तो अर्निंग चेंज हो जाएगी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होंगे अर्निंग ने चेंज हो जाना है, लेकिन जब आपके पास वॉरेंट्स मौजूद हों, शेयर ऑप्शंस मौजूद हों, तब आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज होंगे लेकिन अर्निंग्स में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। ऑलराइट, ऑलराइट, अच्छा अब देखें क्वेश्चन, कहते हैं बी एल हैड अर्निंग्स ड्यूरिंग द ईयर 2003 ऑफ रुपीज दिस, इट हैज 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर, तो बेसिक ईपीएस कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 पर शेयर। राइट, अब कहते हैं देयर आर आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑप्शंस ऑन which had been exercised at the future date and an exercise price of rupees, जबकि हमारे पास मार्केट प्राइस कितनी है, फ्री नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, इस फार्मूले के मुताबिक, क्या 400,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 40 एंड द आंसर इज, ये है आपके पास एक्स्ट्रा शेयर। ऑलराइट, अच्छा एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिल गए लेकिन क्या आपको इंक्रीमेंटल अर्निंग्स मिली, तो आपके पास इंक्रीमेंटल ईपीएस कुछ भी नहीं होगा, 0/150 इज इक्वल टू 0। गॉट इट, मेरी बात नहीं समझ आई आप लोगों को, अर्निंग्स नील है जबकि आपको नंबर ऑफ शेयर्स 150 मिल रही हैं, तो इंक्रीमेंटल ईपीएस 0 होगा। यही वजह है कि सबसे पहले वारंट ने जाके डाइल्यूट होना होता है। जब हम लोग बात करते हैं ना ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन की, तो सबसे पहले वारंट्स ने जाके डाइल्यूट हो जाता है। गॉट इट, क्योंकि उनके इंक्रीमेंटल ईपीएस की वैल्यू 0, और हमने कहा जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी, अब 0 से कम क्या आए, जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी उसको पहला नंबर देंगे।
तो वारंट सबसे पहले डाइल्यूशन की तरफ भाग जाते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा अब देखें यहां पर, अब 25 मिलियन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बन जाएंगे 5150,000। तो आपके पास डाइल्यूटेड ईपीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.85। ये बन, आपको मेरी ये बात समझ आ गई? अच्छा भाई, इस 150 को फाइंड करने के लिए एक तो था आपके पास यही फार्मूला जो आपने याद रखना है। इन केस एग्जाम में आप भूल गए कि ये पता नहीं फ्री शेयर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या था, तो फिर क्या क्वेश्चन ना सॉल्व करें? हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। अब फ्री शेयर्स कैसे फाइंड करने हैं, उसके लिए ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई कर लो। कैसे? आप ये देखो कि भाई एक्सरसाइज कितने नंबर ऑफ शेयर्स की है, इनके अगेंस्ट मैंने अमाउंट कितनी रिसीव की, तो टोटल अमाउंट रिसीव कितनी कर ली? 25 इंटू 400,000 इज इक्वल टू 10 मिलियन। ये अमाउंट मुझे रिसीव हो गई। किसी को एतराज? तो इस अमाउंट के अगेंस्ट मैंने 400 नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दिए एट द रेट ऑफ 25। फिर आपने ये सोचना है, अगर मैं इनको एक्सरसाइज प्राइस पर इशू करता, अगर मैं इसको एक्सरसाइज प्राइस पर इशू करता, मतलब एट द रेट, सॉरी, मार्केट प्राइस पे इशू करता एट द रेट ऑफ 40, तो मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करता? 250,000। तो 400,000 में से 250,000 ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो एट फुल मार्केट प्राइस हैं और इनका डाइल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं। तो एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं? 400 में से 250 माइनस कर दो, 150। बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो आप लोग ये 150 कुछ इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम? ये चले, अब बात आती है ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन की। अच्छा, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते ना मैंने आपको ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन पढ़ा दिया है। एक तो आप जरा इसकी थ्योरी पढ़ें, ठीक है? फिर एग्जांपल नंबर 21 को जरा अच्छे से देखें। ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन in determining whether potential ordinary shares are dilutive or anti-dilutive. Each issue or series of potential ordinary shares is considered separately rather than in, हर किसी को अलग अलग से जाके डील करो। ऑल राइट, फिर देखें the sequence in which potential ordinary shares are considered may affect whether they are dilutive. Therefore, to maximize the dilution of the basic earnings per share, each issue or series of potential ordinary shares is considered in sequence from the most dilutive to the dilutive potential ordinary shares with the lowest earning per incremental share or included in the diluted earnings per share calculation before those with the higher earnings per incremental share. कहते हैं कि जिसकी इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर कम होगी, आपने उसको सबसे पहले डाइल्यूशन की तरफ लेकर आना है, फिर हायर इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर वालों के पास जाइएगा और हर किसी को अलग अलग ट्रीट करना है। ऑल राइट, ऑल राइट, चले। ऑप्शंस एंड वारंट्स are generally included first because they do not affect the numerator means earnings of the calculation. यही वजह है कि इनका इंक्रीमेंटल ईपीएस 0 होगा, और जब 0 होगा सबसे पहले इन्होंने डाइल्यूशन की तरफ आ जाना। क्लियर? चले, अब एग्जांपल नंबर 21 जरा सॉल्व करें। एग्जांपल नंबर 21 जी, एग्जांपल नंबर 21 कर ली। अच्छा अब जरा सुने एग्जांपल नंबर 21 को अच्छे से। सबसे पहली चीज भाई, डाटा को अच्छे तरीके से जरा पढ़ लिया करो कि क्या कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर और फिर पूछा क्या गया। क्या कुछ पूछा गया? बेसिक ईपीएस एंड for the year ended 31st December 2005
Following information relates to OL for the year ended 31st December 2005. Number of ordinary shares in issue 2 million. Reported earnings in the year 6 million. कहते हैं average market price of the shares during the year is rupees 80. कहते हैं potential ordinary shares जिसका हमारे बेसिक ईपीएस से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो कौन कौन से हमारे पास 600 का ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, फिर 1 million 7% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 each एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब तीनों चीजें आप लोगों के पास यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये है तो सारे के सारे पोटेंशियल। अच्छा, रिपोर्टेड अर्निंग्स इन द ईयर 6 million, बेसिक ईपीएस फाइंड करना हो तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 रुपीज पर शेयर आपके पास बेसिक ईपीएस आ जाएगा। लेकिन जब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की तरफ गए ना, इसका ताल्लुक होता है डाइल्यूटेड ईपीएस के साथ। अब जब आप इधर जाएंगे ना, अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। भाई ये बात तो कंफर्म है कि ऑप्शन ने पहले नंबर पर आना है, लेकिन आपने इसको कैसे करना है? आपने ना इसके लिए 3 कॉलम बनाने हैं, बल्कि 4। पहले पे इसका नाम लिखे, दूसरे पर इंक्रीमेंटल अर्निंग्स लिखें, तीसरे पर इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स लिखें, और चौथे कॉलम में जाकर इंक्रीमेंटल ईपीएस लिखें। ऑलराइट, बल्कि 5वां कॉलम बना लीजिएगा ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर हो गई बात? अब अगर इसकी बात करें, अर्निंग में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं, 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। क्या कहते हैं? 600 ऑप्शंस विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ रुपीज 60। तो हम लोग ना डिवाइडेड बाय 600,000 नहीं करेंगे, इसके लिए देखे जाते हैं फ्री शेयर। अच्छा, फ्री शेयर कैसे आएंगे? 600,000 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 3.6 मिलियन। ये टोटल मुझे अमाउंट आई होगी, डिवाइडेड बाय 80। तो अगर आप लोग यहां पर देखें तो 400,000 नहीं 450,000 ये वो शेयर्स हैं जो मैंने इश्यू किए एट फुल मार्केट प्राइस। टोटल इश्यू कितने किए? तो फ्री में कितने इश्यू किए? तो यहां पे आ जाएगा 150,000। ऑलराइट, तो इंक्रीमेंटल अर्निंग कितनी हो जाएगी हमारी? नहीं, 0। क्या आपको ये वाली बात समझ आई? अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, 600,000 मल्टीप्लाइड बाय 80, हाँ 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय, असल में बात एक ही है, फिर यह है कि यहां पर उन्होंने उसको फार्मूले की फॉर्म दे दी है। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी फ्री शेयर्स 150। गॉट इट? फिर आपने जाना है 1 million 7% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। अब ये 1 million नंबर ऑफ शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, अमाउंट नहीं है उसकी। कन्वर्ट कैसे करना है? कहते हैं ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इन 2008 इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 10 प्रेफरेंस शेयर। तो फिर 1 million मल्टीप्लाइड बाय 3/10 इज इक्वल टू 300,000 इज इक्वल टू 300। आपको ये वाली बात समझ आ गई है? ये है एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स, इंक्रीमेंटल शेयर। अब अर्निंग देखें तो अर्निंग के लिए 1 million इंटू 10 इज इक्वल टू 10 million। 1 million का 7% नहीं लेना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 7% लेना है। 10 million मल्टीप्लाइड बाय 7% इज इक्वल टू 700,000। 700,000 और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.33। डन डन। नेक्स्ट वन, 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड रुपीज 5 million। तो बॉन्ड है तो 5 into 4, 5 into 4% इज इक्वल टू 200,000। 200,000
लेकिन 200,000 इंक्रीमेंटल अर्निंग्स नहीं है, इसके ऊपर टैक्स आएगा 30%। तो जो हमारे पास इंक्रीमेंटल अर्निंग होगी 200 का 70% 140,000 इंक्रीमेंटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय, कहते हैं each bond is convertible 2000 into ordinary shares at the rate of 20 new shares for every 100 of bond multiplied by 20 by 100 is equal to, नहीं क्या हो गया, 100,000, 1 million, 1 million, 100,000 या 1 million है, 120 और वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट, ये है इंक्रीमेंटल शेयर। डाइल्यूशन एंड एंटी डाइल्यूशन डिपेंड करता है इंक्रीमेंटल ईपीएस के ऊपर। अब इंक्रीमेंटल ईपीएस में जो आप लोगों ने इनको रैंकिंग करनी है, वो रैंकिंग होगी, पहले नंबर पर ये आएंगे, दूसरे नंबर पर, अच्छा बेसिक ईपीएस देखें कितना था 3 का, ये इसके इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना है 2.33। भाई ये भी डाइल्यूशन के लिए रेडी है, कहता है मैं भी डाइल्यूट होऊंगा लेकिन सबसे लास्ट में जाकर होगा। गॉट इट। अच्छा अब आपने क्या करना है, अभी भी आप डाइल्यूटेड ईपीएस को इन एग्रीगेट जाकर फाइंड नहीं कर सकते, अभी भी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उसके 6 मिलियन की अर्निंग उठाई और उसमें ऐड कर दिया 700 एंड 140 और डिवाइड कर दिया 2 मिलियन प्लस 300 प्लस 1 मिलियन, आपका क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाएगा। अब आपने ना 1 बाय 1 इसको लेकर आना है। सबसे पहले अब आपने ना ये टेबल बना लेना है, जैसे इन्होंने ये एक टेबल बनाया हुआ है, आपने बना लेना है टेबल और यहां पर लिखेगा अपना बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस के लिए अर्निंग, शेयर एंड ईपीएस, ऑलराइट। और वो हमारे पास 3 था, हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले किसमें आना है, डाइल्यूशन के लिए वारंट्स और ऑप्शंस लेकर आ जाओ, रैंक 1 था इनका। अर्निंग में कोई इंक्रीज, क्या नंबर ऑफ शेयर्स में कोई इंक्रीज, कितना, ये रिकॉर्ड करें, यहां से आपको टोटल मिल जाएगा और इसकी डाइल्यूशन के बाद जो ईपीएस की वैल्यू आ जाएगी, और ये डाइल्यूटिव की तरफ जा रहा है, 3 से 2.79 पर आ गए ड्यू टू शेयर ऑप्शन और वारंट। बात समझ आ गई। अब आपने बुलाना है किसको, बॉन्ड्स। सेकंड नंबर पे बॉन्ड्स थे, प्रेफरेंस डिविडेंड अभी भी नहीं आ सकता। जैसे ही हमने बॉन्ड्स को बुलाया, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, उसे अर्निंग में इंक्रीज हुआ 140, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज हुआ। जैसे ही हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ईपीएस की वैल्यू क्या आ गई 1 पॉइंट, जबकि इससे पहले इनको क्या मिल रहा था 0.1। तो डाइल्यूशन की तरफ जाएंगे और ये भी डाइल्यूटिव ही है। लेकिन अब देखें आप लोगों का ईपीएस 1.95 पे आ चुका है, प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को इससे पहले 2.33 मिल रहे हैं। उन्होंने तो पहले 3 को देखा था तो उन्होंने कहा था कि हम डाइल्यूशन के लिए रेडी हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई हमसे पहले 2 लोग जा चुके हैं और अब पर शेयर जो हिस्सा आ रहा है 1.95, एंटी डाइल्यूशन के लिए चले जाएंगे, अब वो डाइल्यूटिव की तरफ नहीं आए। गॉट इट। तो आपका जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो 1.95 है। गॉट इट। और जैसे ही आप अपने प्रेफरेंस डिविडेंड को लेकर आओगे, प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर आओगे और आपने अर्निंग में इंक्रीज किया 700 का, नंबर ऑफ शेयर्स में 300 का, और जैसे ही इसकी मदद से ईपीएस फाइंड किया तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर गया। तो यही तो इंडिकेशन थी कि एंटी डाइल्यूटिव में अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर जाएगा, तो आप उसको डाइल्यूटेड ईपीएस 1.98 नहीं बताएंगे, आप उसको डाइल्यूटेड ईपीएस अपना कितना बताएंगे 1.95। बात क्लियर सब बच्चों को, किसी को कोई डाउट इसमें? चलें, इसी तरह आपका वैसे
ईपीएस का चैप्टर वगैरह ना कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ थोड़े बहुत अदर एस्पेक्ट्स हमारे पास रहते हैं कि हम लोगों ने इसकी प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे करनी है, डिस्क्लोजर और नोट्स में क्या कुछ हम लोगों ने बताना है। कैलकुलेशन के हवाले से बिल्कुल कंप्लीट है। ये वाले पॉइंट्स इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। लेकिन आपने ना एक काम करना है कि आपने इसकी एग्जाम्पल नंबर 22 जरूर सॉल्व करना है। बाकी एस्पेक्ट्स वगैरह को एक मरतबा रीड कर लीजिएगा, आपको काफी हद तक चीजें समझ आ जाएंगी। और एग्जाम्पल नंबर 22 आपने सॉल्व कर लेनी है। कोई इश्यू होगा तो कल आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह से यूजफुलनेस ऑफ ईपीएस, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। लिमिटेशन ऑफ ईपीएस, इनको आप लोगों ने वन टाइम रीडिंग करके आनी है। तो अदर एस्पेक्ट्स जो है ना, ये आप लोगों की बेसिकली होम असाइनमेंट है। साथ में आप लोगों ने फर्स्ट 3 कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। फर्स्ट 3 मतलब 23, 24 एंड 25, ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स आपकी होम असाइनमेंट के तौर पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।